अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दिया गया है और बरतरफी को गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बिलाशुबा जनरल फैज़ हमीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया में मुदाखलत के संगीन इल्जाम आयद किए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस शौकत सिद्दीकी का हल्फिया बयान लेकर इल्जाम को साबित करने का मौका फराहम करना चाहिए था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। पैनल में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब। बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का, और आपका क्या एनालिसिस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आपकी क्या राय है? अच्छा मुबश्शिर, मुझे आप थोड़ा सा आज टाइम देंगे क्योंकि मैं एक और बड़ा अहम इशू है, इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी आपके सवाल का जवाब देने से पहले। हमारी जो रियासत है उसने फैसला किया है कि ईद के बाद जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उनको भी मुल्क से निकाला जाएगा। आपको याद है कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म थे वो अक्सर कहा करते थे, नहीं हम सिर्फ वो जो अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ हैं, अफ़गान मुहाजिरीन हैं, सिर्फ उनको निकालेंगे, जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनको हम मुल्क से नहीं निकालेंगे। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि उनको भी ईद के बाद जो दूसरा मरहला है उसमें निकाला जाएगा, उसके बाद एक तीसरा होगा। तो मैं सिर्फ इस बात का, क्योंकि हमारे खैर वैसे हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो थे वो अक्सर काफ़ी मामलात पे झूठ बोलते थे, ये इनका एक और झूठ पकड़ा गया है। लेकिन मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता था कि हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर इन लोगों को हम निकाल देंगे, जो गरीब मुहाजिरीन हैं, रेफ्यूजीज़ हैं। लेकिन हम तकरीबन 5 लाख लोगों को निकाल चुके हैं और अभी तक मुझे नहीं पता, या आप मुझे मुबश्शिर शायद बेहतर बता सकते हैं कि हमारी क्या मईशत ठीक हुई है, क्या दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है, और अब हम तकरीबन 8 लाख लोगों को और निकालने लगे हैं मुल्क में, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, और उनको वापस हम अफगानिस्तान भेजने जा रहे हैं। आपके सवाल के जवाब पे आ जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो फैसला आया है ये 2 लिहाज से बहुत अहम है। एक तो यहाँ पे बात होती है फेयर ट्रायल की, और इसमें बताया जाता है कि 2018 में एक सीनियर जज को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। ये बहुत अहम इसलिए है, सिर्फ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के लिए नहीं, बट आपके, मेरे और अवाम के लिए भी, कि अगर एक सीनियर जज को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उस गलत फैसले को इस फैसले ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। दूसरी जो, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक ही हेयरिंग की गई और एक ही हेयरिंग में जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बुलाया गया और उसके 10 दिन बाद फैसला कर दिया गया कि इनको निकालना है। बल्कि फैसले में ये भी लिखा है कि उस वक्त की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उन्होंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि शौकत सिद्दीकी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। बल्कि आईन में लिखा हुआ है कि एक जज को हटाने से पहले आपको एक प्रॉपर तहकीकात करनी जरूरी है। जिस तरह मज़ाहिर अली नकवी साहब के केस में हुआ, कुछ 14 विटनेसेस बुलाए गए, डॉक्यूमेंटेशन बुलाई गई और फिर जाके उनको फारिग किया गया। तो यहाँ पे उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। दूसरी वजह मेरे ख्याल से ये केस जिसकी वजह से ये बहुत अहम है, हमारे मुल्क में एक तासुर है, अब ये गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक तासुर है कि कुछ अदलिया के जो फैसले हैं उनमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इस फैसले में बार बार लिखा गया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बहुत ही सीरियस इल्जामात लगाए हैं, और इस फैसले में लेकिन जो मुझे जवाब नहीं मिला मुबश्शिर, वो ये था कि झूठ कौन बोल रहा था और सच कौन बोल रहा था। क्या जनरल फैज़ झूठ बोल रहे थे या जस्टिस शौकत सिद्दीकी झूठ? ये मेरे ख्याल से इस फैसले के बाद बहुत जरूरी है कि हुकूमत एक प्रॉपर तहकीकात कराए ताकि इस सवाल का हमें जवाब मिल सके कि कौन झूठ बोल रहा है और क्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी एक इलेक्टेड वजीर आजम को निकालने में, और उस वक्त की अदलिया पे उनका इतना इन्फ्लुएंस था या नहीं था। लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, मुझे पता है कि इस किस्म की तहकीकात नहीं होगी, ना जनरल बाजवा होने देंगे ना जनरल फैज़ होने देंगे। बल्कि आजकल तो हम सुन रहे हैं कि जनरल बाजवा से जब कहा गया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि आप पार्लियामान के सामने पेश हों, तो उन्होंने आगे से उनको धमकी दी, तो वो पार्लियामान के सामने भी पेश नहीं होना चाहते। एक लाइन पे मैं बस एंड करना चाहूँगी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने शाहजेब के शो पे कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सब हुक्मरानी करना चाहते हैं लेकिन अपना एहतसाब कोई नहीं होने देता।
तो मैं फिर कहूंगी कि बहुत जरूरी है, अगर ये दोनों इदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं कि उनमें एतमाद बहाल हो अवाम का, तो इसकी एक प्रॉपर तहकीकात हो ताकि पता चले कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था और हकायक क्या थे। एजाज, आपको भी यही लगता है? आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? बशर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें बेनज़ीर ने कही हैं ब्रॉडली वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस सारे प्रोसेस को ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। बेनज़ीर ने तो बात की हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन सबसे जो पहला सवाल आयद होता है या सबसे पहला जो दरवाज़ा है इंसाफ का, अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम इन्वॉल्व थी, जो कि उसके फुटप्रिंट नज़र आते हैं, फैज़ हमीद साहब के फुटप्रिंट नज़र आते हैं, उस वक्त की जो इंटेलिजेंस है उसके फुटप्रिंट नज़र आते हैं, तो वो कौन सा फोरम था जहां से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिल सकता था? वो अदलिया थी। अब अदलिया ने क्या किया? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पिंडी में जाते हैं 2017-18 में, और वहां पर जाकर एक स्पीच करते हैं, और वो वहां पर जाकर कहते क्या हैं? वो जाके वहां पर कहते हैं कि जो बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बेंच तश्कील करने के लिए आईएसआई जो है वो दबाव डालती है और आईएसआई की मर्जी के ऊपर वो बेंच बनते हैं। ये जनरल फैज हमीद, आप याद रखें कि ये वो दौर है जब जनरल फैज हमीद आईएसआई में है और वो डीजीसी है। अब कानून इसमें क्या कहता है? कानून कहता है कि आईएसआई जो है वो वजीर आजम के ताबे है, आईएसआई चीफ वजीर आजम के ताबे है। क्या उस वक्त के जो वजीर आजम है उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? शायद खाकान अब्बासी आए, बाद में इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने तो रेटिफाई कर दिया। शायद खाकान अब्बासी साहब थे उस वक्त, वो तो खुद भी इन मैनी वेज विक्टिम रहे। तो फिर बाद में पहला दरवाजा कौन सा था? वो था अदलिया का। उस वक्त अदलिया के जज साहिबान कौन से थे जो कि कानून और इंसाफ का प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन इंसाफ अपने ही साथी को देने के लिए इनकार कर रहे थे? उस वक्त अगर आप देखें तो साकिब निसार साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे, और इनके जो बेंचेस जो इसमें बने थे वो सारे थे, और इन बेंचेस में जो जजेस थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को तो इन जज साहिबान ने अलग से भी बुलाकर कोशिश की कि इनको दबाया जाए ताकि ये पैरवी ना कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात करनी है कि जी हम उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसको लाएं और अकाउंटेबिलिटी करें। हमने वो करके भी देख ली, जनरल मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी करने की भी कोशिश करके देख ली, नतीजा क्या निकला? एक और जो सिविलियन हुकूमत है वो निकल गई थी। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी चक्कर में तो निकले थे। सबसे पहला क्या है कि हर जो पावर स्टेक पावर का जो हर घर है वो अपना घर ठीक करे। अदलिया को सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ऊपर बहुत सारे इतराजात किए जाते हैं, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक काम जरूर किया था जिसपे उनकी तारीफ जरूर बनती है, और वो काम क्या था? उन्होंने एक बॉटम लाइन रख दी थी कि जो पीसीओ के जजेस हैं जिन्होंने 2007 में पीसीओ लिया है, वो जजेस अब पीसीओ का दरवाजा बंद हो जाए। उसके नतीजे में जो जजेस आए वो भी हमने देख लिए। ये साकिब निसार साहब आए और मुजाहिर नकवी साहब आए और बहुत सारे जजेस आए जो कि इन मैनी वेज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ही उनकी तैनातियों में बड़ा अहम किरदार, कलीदी किरदार रहा, बाद के जो जजेस थे। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में एहतसाब, हम बड़ा अच्छा लगता है हमें कहना कि जी वो फलाने आर्मी चीफ को भी बुला लें, फलाने DGISI को भी बुला लें। क्या आप बुला सकते हैं? आप नहीं बुला सकते, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आज की मैं बात कर रहा हूं, उसकी मॉरल स्टैंडिंग कहीं नहीं है। जो इलेक्शन आपने करवाए हैं, जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या ये कर सकती है कि बुलाए? आपका पॉइंट आ गया एजाज। नाजर सरवस्त तो क्या पिछले लोगों को भी बुला सके? एक मिनट बशर, और सिर्फ एक मिनट, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकते हैं। ये काम करना होगा सबको मिलके। अदलिया अपनी सफाई करे, और मेरे ख्याल में उन जजेस को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को इंसाफ नहीं मिलने दिया। वो जजेस असल जिम्मेदार वो जजेस हैं जिन्होंने काले गाउन पहने हुए थे, लेकिन उनके किरदार भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। शायद उनके किरदार भी उन्होंने साबित किया। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स थे
उन्होंने इंसाफ का बोलबाला नहीं किया, बल्कि इंसाफ के माथे पर कलंक का टीका साबित हुए। तो मेरे ख्याल में उस जुडिशरी का एहतसाब सबसे पहले करिए, ताकि अगर आप जुडिशरी का एहतसाब करेंगे, जुडिशरी को ठीक करेंगे, तो बाकी इदारे भी, बाकी इदारों को खुद जुडिशरी ठीक करेगी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी उन लोगों की नेमिंग और शेमिंग होनी चाहिए, जस्टिस आसफ सईद खोसा की और उन तमाम जजेस की जो उस सारे प्रोसेस में थे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बाकी ये जज्बाती बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि फलां जर्नैल को भी बुला ले, फलां को भी, बुलाना किसने है? जिन्होंने बुलाना है उनका खुद करैक्टर कोई नहीं है, और जिनका करैक्टर सामने आया उनकी एहतसाब शुरू करें। और एजाज, आपका पॉइंट आ गया। मजहर साहब, आपकी क्या राय है, क्या एनालिसिस है आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, हम अच्छी बात है अपनी तारीखी गलतियों को दुरुस्त करना, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस हो या वो ये वाला केस हो। लेकिन आपने रिलीफ क्या दिया शौकत अजीज सिद्दीकी को? रिलीफ तो कोई भी नहीं दिया आपने उनको। सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि जी वो गलत था और आप जो है रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। तो आपने फिर मेरा ख्याल है शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ तो इंसाफ नहीं किया। आपने अपनी कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की कि जी जुडिशल काउंसिल को बुलाना चाहिए था। भाई नहीं बुलाया ना, तो ज्यादती की है ना किसी के साथ। तो जिन्होंने ज्यादती की है उनके बारे में क्या राय है, उनके बारे में क्यों? अब जी यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भाई एक जज की वजह से एक शख्स फांसी चढ़ गया। आप ये कह के, सिर्फ सिंपल से ये कह के आप निकल जाएंगे? इस तरह तारीखी गलतियां दुरुस्त नहीं होती। तारीखी गलतियां दुरुस्त होती हैं जब आप ये कहते हैं कि ये गलत थे। अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को आप रीइंस्टेट नहीं कर पा रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि ये तस्वुर होंगे, तो उनके बारे में क्या है जिन्होंने गलत फैसला किया? उनके लिए तो कोई भी, उनको तो कंडेम भी नहीं किया गया। भुट्टो को जिन्होंने सजा दी उनको तो कंडेम भी नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रीविजिट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को उन फैसलों से, उन तारीखी गलतियों से जो वो दुरुस्त करने जा रहे हैं। जो लगता है, बज़ाहिर लगता है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन देखिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जिस तरह एजाज ने कहा कि भाई जजेस की अकाउंटेबिलिटी, इवन देखिए ना, आप हर किसी केस में हम पिछले 2-3 सालों में हम देख लें, हम कुछ कैरेक्टर्स के नाम रिवॉल्व करते हैं जिनमें कई DGI रहे हैं, कई आर्मी चीफ्स रहे हैं, हम उनका जिक्र करते हैं चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी हो या 2 पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन हम उन्हें बुला नहीं सकते जैसे एजाज कह रहा है। इसलिए नहीं बुला सकते कि आपकी अपनी कमजोरियां उनके हाथों में हैं। तो इसलिए आपका वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पाकिस्तान में कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि जो बनाने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो गिल्टी वो हैं, सबसे पहले तो उन्हें उस कमीशन में जाके अपना गिल्ट का इतराफ करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में हम, ये बात ठीक है कि आपने आज एक फैसला दे दिया, आपने ये कह दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके साथ, लेकिन जिस जज के साथ इस अरसे में जो कुछ हुआ उसका मदावा क्या है? सिर्फ ये मदावा है कि आपको रिटायर्ड जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तस्वुर किया जाएगा या उसे रीइंस्टेट करते हैं। एजाज या बेनज़ीर को याद होगा कि हमारे एक साबिक DGI थे जो रेलवे के मिनिस्टर भी बने थे, उन पे जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो उनको पहले रीइंस्टेट करके फिर उनका कोर्ट मार्शल वगैरह का सिलसिला हुआ था कुछ, जो गालिबन रेलवे की मिनिस्ट्री में करप्शन की तहकीकात हुई थी। तो मेरे ख्याल में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को आधा रिलीफ मिला है। सही। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सिर्फ ये रिलीफ मिला है कि जी उनके खिलाफ जो जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया था वो गलत करार दिया गया। इससे आगे तो कुछ भी नहीं मिला। मेरा ख्याल है जब हम रिविजिट कर रहे हैं अपनी हिस्टोरिक रॉन्ग्स को, अपनी तारीखी गलतियों को, तो फिर मुकम्मल तौर पे दुरुस्त करने की ज़रूरत है और उन लोगों को जो है वो पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है जिनके फैसलों से पाकिस्तान की सियासी तारीख में भौचाल आया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मजहर साहब। पाकिस्तान यही बात भट्टी साहब से पूछेंगे। मजहर भाई की बात में एक ऐड कर दूं, क्योंकि उन्होंने नाम लिया ना जिन फॉर्मर DGI का, जो कह रहे हैं कि वो बहाल हुए थे, वो बहाल नहीं हुए थे। उनका नाम था जनरल जावेद अशरफ काजी,
मुशर्रफ साहब के दौर में वो रेलवे के भी वजीर रहे थे, चेयरमैन रेलवे भी रहे थे और कम्युनिकेशन के वजीर भी रहे थे, और बाद में नैब ने उनके ऊपर तहकीकात की थी, लेकिन उनके ऊपर तहकीकात साबित नहीं हुई थी। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर। बेनज़ीर मुख्तसरन मैं एक चीज एक लाइन में बोलना चाहूंगी। देखिए, मैं फिर भी ये कहूंगी कि हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना कि इदारे अपना खुद एहतसाब करते हैं, अदलिया अपना खुद करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना खुद करे, लेकिन सियासतदानों का एहतसाब सब मिल बैठ के करें। तो इसकी, अगर ये सब रिटायर्ड जजेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो इनकी तहकीकात हुकूमत को करनी चाहिए। बिल्कुल एहसास की बात दुरुस्त है कि इस हुकूमत का इस वक्त मैंडेट पे बहुत बड़ा सवाल है, तो वो क्या ही वैसे तहकीकात करेंगे, लेकिन असूली तौर पे तो यही होना चाहिए कि हुकूमत को इस इशू को लेना चाहिए। भट्टी साहब की क्या राय है इस पर, उनसे भी जान लेते हैं। तीनों तजियाकारों की राय आपने सुनी। भट्टी साहब, आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या समझते हैं? जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैंने सुना है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत बीमार हैं। उमर सरफराज चीमा तहरीक इंसाफ के जो जेल में है वो भी बीमार हैं। यास्मीन राशिद बीमार हैं, और फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको दिल का अर्जा है। तो सारों के लिए दुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। और हुकूमत से कहना ये है कि उनके मुकदमे तो अदालतों में हैं, लेकिन उनकी सेहत पर तवज्जो दें। और हमारे कोलीग हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब को दिल का प्रॉब्लम हुआ है और दूसरी मरतबा हुआ है, तो अल्लाह हफीज़ साहब आपको भी सेहत दे। हमारे सारों की तरफ से, रिपोर्ट कार्ड की तरफ से अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके लिए नेक ख्वाहिशात। और वैसे तो एजाज़ ने बात तकरीबन कर दी, लेकिन एक फ़िक्रा इस पर ख्वाजा आसिफ साहब पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। मैं ख्वाजा साहब को कल भी परसों भी कहा था कि आप खड़े रहिएगा, आप बुलाइएगा ज़रूर जन बाजवा को और जन फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में, और फिर एहतसाब भी कीजिएगा, पुछ गुछ भी कीजिएगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप को छोड़ें, जो आज हो रहा है, ये आज के जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये कल कर सकते हैं किसी का एहतसाब। नारे तो मार सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। आज इमरान खान जब बात करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ फ़ौज ये कर रही थी, तो हम बात नहीं करते कि भाई उस वक़्त आप क्या कर रहे थे। तो ये नहीं कर सकते। और लीडरशिप को छोड़ें, इनकी जो बाकी अपनी जो सारा कुछ उसको छोड़ें। सिर्फ एक फ़िक्रा है कि याद रहे, जब अफसर ओहदे पर हों, फ़ौजी अफसर, और उनसे मुस्तफ़ीद हुआ जा रहा हो, घुटनों पर हाथ रखे हुए हों, तो फिर जब वो रिटायर हो जाएं तो उनके गिरबानों पर हाथ नहीं डाले जा सकते। ये कंपनी की मशहूरी है। ये एक तरफ से हटाने की कोशिश है, जो वो रियाना डार और उनका जो इलेक्शन है, उनको पता है कि उस वक्त ट्रिब्यूनल में है और क्या होगा, उससे पहले ही वो ज़मीन हमवार कर रहे हैं। ये कभी फिर बाद में बात करेंगे। अब आ जाइए जी शौकत सिद्दीकी साहब के फैसले पर। तारीख़ी गलतियाँ दुरुस्त कर रही है हमारी अदलिया, और आज वैसी ही गलतियाँ कर रही है जैसी तारीख़ी गलतियाँ दुरुस्त कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारी अदलिया गलत फैसले कर रही है, ये बाद वाली अदलिया आकर कोई 6 साल बाद, कोई 45 साल बाद ये फैसले दुरुस्त करेगी, और उस वक़्त भी हम वाह वाह करेंगे कि अदलिया का रुख सीधा किया जा रहा है। आज तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और जो तबाह बर्बाद हो रहा है उस पर आंखें बंद की जा रही हैं, लेकिन पुरानी गलतियां हम दुरुस्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई। शौकत सिद्दीकी साहब को मुबारक हो, शौकत सिद्दीकी साहब को कि 6 साल बाद फैसला आया है उनका, वरना भुट्टो साहब की तरह 45 साल लग जाते तो यकीनन उनके पोते इस वक्त बिलावल की जगह खड़े होते। हाँ, ये दुख है कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब की बरतरफी गलत थी और गैर कानूनी थी, और तो उनके सर्विस के वो साल किधर गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बनने का उनका मौका किधर गया? 6 साल अजियत किधर गई? खुद और ख़ानदानों ने जो कुछ भुगता, उनके ख़ानदान ने, उनका मदावा कौन करेगा? वो बरतरफी केस के दौरान ही रिटायर हो गए, अपने घर बैठकर अब वो पेंशन लेंगे। खैर से कितना अच्छा होता है, इनकी सर्विस वहीं से बहाल कर दी जाती, अलामती तौर पर ही बहाल कर दी जाती। 1 साल के लिए, मेरा 1-1.5 साल उनका रहता था, या 2 साल, बहैसियत जज वो पूरी सर्विस पूरी करते। और अगर चीफ जस्टिस की यानी जस्टिस सिद्दीकी की बरतरफी गैर कानूनी थी, तो मतलब फिर वजारत दिफा ने जो शिकायत की, DGISPR ने उस वक़्त जब कहा कि तहकीकात की जाएं, और वजारत दिफा ने जो शिकायत की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल,
ये सब मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस गैर कानूनी फेल में शामिल था ना। इनके बारे में क्या ख्याल है या इनके बारे में क्या राय है? मैं अपने जो 5 रुकनी बेंच से पूछा मैंने। अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी अगर गैर कानूनी थी तो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उन इल्ज़ामात का क्या बनेगा? गो के सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो उनका तर्ज अमल था वो ठीक नहीं था, उनको पिंडी बार में नहीं जाना चाहिए था, उनको किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए था, उनको अपने चीफ जस्टिस, अगर वहाँ भी कुछ, अनवर कासी उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनके, अगर वहाँ भी उनको कुछ नहीं रिलीफ मिलता तो उनको एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद उनके साथ दीगर फौजी अफसर आते हैं, मुझ पर दबाव डालते हैं और इस दबाव की वजह नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ फैसले करना है और मुझे ऑफर्स दी जाती हैं। ये मैं अपने चीफ जस्टिस को भी बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका हूँ। लेकिन गो कि उनके मुखालफिन कहते हैं कि चूंकि वो इरफान सिद्दीकी साहब के भाई हैं, कज़न है, और इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, तो इस वक्त इसलिए उन्होंने वो हटाया। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, इसको छोड़ दीजिए, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब नहीं गए, अब गैर कानूनी होगी इनकी बरतरफी। तो आखिरी 2 बातें हैं जनाब स्पीकर के, अगर कोई असरअंदाज हुआ जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके फ़ौजी अफसर, गो कि उन्होंने आके, जनरल फैज़ हमीद ने भी, अनवर कासी इनके चीफ जस्टिस ने भी, दीगर फ़ौजी अफसरों ने भी आकर मुस्तरद किया इनके इल्ज़ामात को, लेकिन अब ये फैसला दुरुस्त हो गया है, मतलब इनकी बरतरफी गैर कानूनी है और इनको बरतरफी इनकी ख़त्म कर दी गई है, तो फिर तो वहाँ मतलब ये कि दूसरा जो फरीक है वो मुल्ज़म हुआ, दूसरा फरीक सच्चा नहीं, सच्चा हुआ जस्टिस शौकत सिद्दीकी। तो अब अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी सुरखरू हो गए तो उनको सज़ा क्यों नहीं दे रहे? और ये तो नहीं हो सकता कि दोनों दुरुस्त हों, ये भी नहीं हो सकता कि मुद्दई भी दुरुस्त हो और मुल्ज़म भी दुरुस्त हो, और ये भी नहीं हो सकता कि बकरे का सर हलाल हो और धड़ हराम हो। तो लिहाजा ये अधूरे, फुसफुसे और डरे डरे, सहमे सहमे, दबे दबे, अध खुले फैसले करने से तारीखी गलतियां दुरुस्त करने की बजाय, भुट्टो साहब ने भी सिर्फ ये कहा कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। किसने फेयर ट्रायल नहीं दिया? कौन कौन शामिल था? उनको भी अलामती सजाएं देते, यहां भी कुछ करते। सही है भट्टी साहब, आपका भी कमेंट आ गया। एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने एक बयान दिया है, उस पर राय शामिल करेंगे तजियाकारों की इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि अगर BLA पाकिस्तान से बाहर बैठकर तहरीक इंसाफ जैसी कैंपेन चलाए तो वो गद्दार है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वही काम करे, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करे, पाकिस्तानी इदारों पर हमला करे, तो वो मुहिब्बे वतन और इनकलाबी बन जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अंदर TTP और पाकिस्तान से बाहर PTI हमलावर है। क्या तलाल चौधरी का ये बयान दुरुस्त है मजहर साहब? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दोनों की बिल्कुल एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। BLA पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। BLA जो है वो शिद्दत पसंदों का एक ग्रुप है जो बलूचिस्तान को अपने पर्सपेक्टिव में, और उनकी जो मिलिटेंसी है उसको आप PTI से कैसे जोड़ सकते हैं या तहरीक इंसाफ से कैसे जोड़ सकते हैं? तो मेरा ख्याल है अब तो मसला ये है कि तलाल चौधरी साहब या और दीगर लोग इस तरह के स्टेटमेंट ज़रूर देते हैं, लेकिन BLA का कंपैरिजन PTI से करना बिल्कुल बनता नहीं है। सही। बेनज़ीर, आपका कमेंट? बिल्कुल मज़े साहब सही कह रहे हैं। मुबशर, देखिए PTI ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो मेरे ख्याल से गलत हैं, जैसे IMF को ख़त लिखना, वो GSP प्लस वाली चीज़ जो बाद में उन्होंने कहा हमने नहीं की। बट सबको पता है कि उनके बहुत से लोग जो थे उनके वो पिटिशन को प्रमोट कर रहे थे। फिर ये कांग्रेस में जो अभी इन्होंने हेयरिंग कराई है, गलत फैसले हैं, इसमें इनको कुछ मिला नहीं, इस पर हम तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन एक दहशतगर्द तंजीम के साथ कैसे आप उनका मुआवजा कर सकते हैं? एक सियासी जमात का एक तंजीम है जो लोगों को कत्ल करती है, हमारे जवानों को शहीद करती है, दूसरी तरफ एक सियासी जमात है जिसकी आप पॉलिसीज पे जरूर तनकीद करें। जो 9 मई में हुआ उस पर आप तहकीकात करें, अगर जिसको सजा देनी है आप उनको सजा दें, लेकिन इस किस्म के बयानात देने से मुबशर क्या होता है? बस आपकी माशरे में तकसीम बढ़ती है। इस किस्म की जो गद्दारी के सर्टिफिकेट हम लोगों को शौक है, हम देते रहते हैं, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी को दे दिया हमने उठा के। तो बस ये मेरे ख्याल से इस किस्म के बयानात देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारी रियासत को
इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए और इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो तनकीद भी बर्दाश्त ना कर सके। सही। इसी बयान पर भट्टी साहब की क्या राय है, एजाज सैयद क्या कहते हैं, जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। भट्टी साहब, तलाल चौधरी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और पाकिस्तान से बाहर पीटीआई हमलावर है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? वैसे तो जनाब स्पीकर, ये तारीख़ ही बताती है कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यही है कि तारीख़ से कभी किसी ने सबक नहीं सीखा। और मुझे अपने सियासतदानों के बारे में तो यकीन हो गया है कि इन्होंने कभी कोई सबक नहीं सीखना। आजकल जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसको कमो बेश कर लें, थोड़ा सा कम कर लें, बल्कि आधा कम कर लें, बल्कि आधे नहीं पौना कम कर लें, 2-4 केसों के अलावा। ये सारा कुछ पीडीएम वालों के साथ हो रहा था, यही तलाल साहब और ये सारे जो थे, और ये 2-2 आंसुओं से रोया करते थे और बताया करते थे कि अब अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये इंतकामी सियासी इंतकाम, ये फकड़बाजी, ये सारे कुछ जो रेड लाइन अबूर करना, ये हम ख़त्म कर देंगे। आज वो भंगड़े डाल रहे हैं, तरीके इंसाफ पर खुशियां मना रहे हैं और बेनिफिशरी हैं बल्ले से लेकर मखसूस नशिस्तों और मुकदमों और पर्चों तक। तलाल चौधरी साहब से आखिरी बात पूछना ये कि आपको क्या मिला इस कौले ज़र्री का, ये जो अभी आपने किसी खुशामद में कहा हो, किसी की तारीफ़ में कहा हो, किसी को खुश करने के में कहा हो, एक पॉलिटिकल पार्टी को आपको मशरक से मगरब, सेब को ऑरेंज से मिलाकर क्या मिला होगा? आप विक्टिम रहे हैं हजूर, आप 5 साल नायल रहे हैं, आपको टिकट भी नहीं मिला, आपने मारें भी खाई, आप वर्कर हैं और आप क्या कह रहे हैं? इस नफरत और तकसीम को कम करो खुदा के लिए। इन जो सियासी मुखालफतें, इनको ज़ाती दुश्मनियों में ना बदलो। इस मुल्क का साहब, वो डोनाल्ड लू के बयान पर और जो IMF को खत लिखा गया PTI की जानिब से, उस पैराहे में उन्होंने ये बयान दिया। जी, आला हज़रत डोनाल्ड लू को तो जो है उसमें तो एक मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इस बात पे कही तो फिर ओवरसीज़ जो तरीके इंसाफ वाले हैं वो भी BLA शामिल हो गए और फिर अमेरिका भी इस मजबूम एक्टिविटी में शामिल हो गया। तो जहाँ तक IMF को ख़त लिखने की बात है तो उसकी सारों ने मजम्मत की है, लेकिन यार खुदा के लिए किसको किस से मिला रहे हैं? बस कर दें सर। एजाज, क्या तलाल चौधरी का ये बयान जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दुरुस्त लग रहा है आपको? मुबशर भाई, इस वक्त जिस वक्त आप और हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, अमरीकी कांग्रेस की जो खारजा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की खारजा कमेटी की सब कमेटी जो थी, उसमें एक करारदाद को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है और उस करारदाद के 5 नुकात हैं और वो 5 नुकात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो डिमांड्स हैं कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मसला है, वो उन 5 जो नुकात हैं वो उनका अहाता करते हैं। अब ये जो पास हुई है करारदाद, अब ये मरकजी हाउस में जाएगी। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा गया है कि ये मामला जो है पाकिस्तान में इंतखाबात के वाले से और इंसानी हकूक़ के और इन तमाम इशूज़ के वाले से ये मामला पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठाएं और पाकिस्तान की रियासत को कहा गया है कि ये सारे चीज़ों को इंश्योर करें कि कोई ज़्यादती ना हो, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। ये जो कांग्रेस में अब जाएगा और कांग्रेस में ज़ाहिर है उसके ऊपर वोट होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, इसके ऊपर ज़ाहिर है कानून साजी तो नहीं होगी, लेकिन अखलाकी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अमेरिका की जो लीडरशिप है, उनकी तंजीम है, ये उन्होंने अपनी जमात को एक अखलाकी फतह दे दी है। इस अखलाकी फतह के मेरे ख्याल में बहुत साया भी मैं नहीं कहूँगा, शायद इस अखलाकी सतह की धूल में कहीं तलाल चौधरी साहब का बयान उड़ चुका है। मेरे ख्याल में इस बयान को डिस्कस करना भी गलत है। ऐसे मामलात के ऊपर सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुखालिफ सियासी जमातों या मुखालिफ सियासी रहनुमाओं के बारे में इस तरह के बयानात मेरे ख्याल में नामुनासिब हैं, काबिल मजम्मत हैं। दहशतगर्द करार देना या गद्दार करार देना मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब है और काबिल मजम्मत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।